स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन कॉल पे करना मत भूलना ताकि तुमको मेरे कॉमिक नरेशन या वॉइस ओवर वीडियोस मिलती रहे। एजरियल एक घर के सामने खड़ा था जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। वो अपने नए कॉस्ट्यूम से 911 को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी 3 लोग उस पर पीछे से हमला करते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो भी उन्हीं अजीब से सूट वालों में से एक है। एजरियल उनसे कहता है, नहीं, मैं वो हूँ जिसने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को उस जलते हुए घर से निकाला था जब तुम लोग वहाँ आराम से चैन की नींद सो रहे थे। वो उन्हें वहाँ से जाते हुए बताता है कि मेडिकल हेल्प वहाँ पहुँचते ही होगी, तो तब तक के लिए वो कोई भी बेवकूफ़ी किए बिना कहीं जाके छुप जाए। लेकिन वहाँ से जाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद एक और पंच और वो वही बेहोश हो जाता। इस नए सूट में वो बस जीन पॉल वैली है। उसका पुराना सूट उसे एजरियल बनाता था, पर वो प्रोफेसर लैट के घर के साथ जल के राख हो चुका है। पर उसके पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं है। उसे प्रोफेसर लैट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढना है, क्योंकि वही एक लौता इंसान है जिसके पास निक स्क्रैच से जुड़ी कोई भी जानकारी है। एजरियल उसी जगह वापस जाता जहाँ उसने आखिरी बार प्रोफेसर लैट को देखा था और वहाँ से उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए एक चर्च तक पहुँचता है। वो चर्च अंदर से पूरी तरह से खाली था, जैसे कई सालों से अंदर कोई ना आया हो, और इसीलिए प्रोफेसर लैट के फुटप्रिंट्स को देख पाना और भी ज़्यादा आसान था। एजरियल उनको फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुंचता है जहां बहुत अजीब तरीके से एक ऑर्गन रखा हुआ था। एजरियल नोटिस करता है कि उस ऑर्गन और दीवार के बीच एक छोटा सा गैप है। उसके उस ऑर्गन को हटाते ही वो देखता है कि वहाँ एक हिडन चेम्बर था। वो अंदर आता ही है कि तभी प्रोफेसर लैड उसे कोई और समझ के उस पर एक रॉड से हमला कर देते हैं। एजरियल उन्हें बताता है कि वो वही आदमी है जिससे उन्होंने उनके घर में आग लगने से पहले बात की थी। प्रोफेसर लैड एजरियल से पूछते हैं कि वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जवाब में एजरियल कहता है, आपके घर में आग लगने से पहले आप मुझे कुछ बता रहे थे। प्रोफेसर लैट कहता है कि हाँ, उन्हें याद आया कि वो उसे निक स्क्रैच के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि निक स्क्रैच उसके अंकल के फिशिंग लॉज में कभी कभार आता रहता है और प्रोफेसर लैड कुछ गिने चुने लोगों में से है जिसे इस बारे में पता है। एजरियल प्रोफेसर लैट को थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है कि तभी प्रोफेसर उससे कहते हैं कि उसकी जब भी मर्जी वो उनके इस चर्च के रूम को यूज़ कर सकता है। आखिर उसने उनकी जान बचाई है। एजरियल वहाँ से निकल जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि थोड़ी देर पहले जो हल्की बारिश हो रही थी वो अब एक तूफान बन चुका है। वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसके बिल्कुल नज़दीक एक लाइटनिंग बोल्ट गिरती है। एजरियल मन ही मन सोचता है कि अगर वो थोड़ा और तेज़ चल रहा होता तो वो अब तक जल कर राख हो चुका होता। शायद उसे चर्च में वापस जाना चाहिए, इस तूफान के बीतने का वेट करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है और उसके पास एक बहुत ज़रूरी काम है। और वैसे भी ऐसा फिर से होने के कितने चांसेस हैं? 1 मिलियन में एक बार। कि तभी एक कॉल लाइटनिंग गिरती है, पर इस बार उसके पैरों के बिल्कुल पास। वो किसी तरह उससे बच जाता है। कुछ देर तक उसके कान बज रहे थे, पर जब उसे वापस सुनाई देना शुरू हुआ उसे किसी के बात करने की आवाज़ें आने लगी, कुछ जानी पहचानी आवाज़ें। वो खड़ा होता ही देखता है कि उसके सामने स्क्रैच के 3 गुंडे खड़े थे, वही गुंडे जिन्होंने प्रोफेसर के घर आग लगाई थी। उसे पता था कि उसके पास अभी कोई पावर्स नहीं है, पर उसे कभी ना कभी तो उनसे लड़ना ही होगा, तो अभी क्यों नहीं। वो उनसे पूछता है कि वो लोग स्क्रैच के लिए क्यों काम करते हैं। वो जवाब में कहते हैं कि उनकी पिछली ज़िंदगी बहुत बोरिंग थी, पर इस नए वाले में स्क्रैच उन्हें जीने का एक मकसद देता है, वो उन्हें स्पेशल बनाता है। एजरियल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रैच उन्हें किसी भी तरीके से स्पेशल नहीं बना रहा, वो उनसे उनकी इंसानियत छीन रहा है। और उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि कभी वो भी उनकी तरह हुआ करता था, किसी और के कंट्रोल में। पर वो लोग सुनने को राज़ी नहीं थे। वो लोग एजरियल के ऊपर हमला करने जाते ही है कि तभी एक लाइटनिंग गिरती है, पर इस बार सीधा एजरियल के ऊपर। वो लोग समझते हैं कि एजरियल मर चुका है और वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि उनका काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, पर तभी एजरियल पीछे से उनसे कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं। उसे देखते ही वो लोग एजरियल पे एक साथ हमला कर देते हैं, पर अकेला एजरियल उन सभी पे भारी पड़ने लगता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके पावर्स का वापस आना क्या कोई चमत्कार था, या उसके अंदर डोरमेंट रह रहे पावर्स को उस लाइटनिंग ने जगा दिया। पर अब इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट यह है कि उसके पावर्स वापस आ चुके हैं और वो फिर से एजरियल बन चुका है। उनको हराने के बाद एजरियल वहाँ से निक स्क्रैच के अंकल के फिशिंग लॉज के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो सीधा उस घर में घुस जाता है। उसे पता था कि अंदर स्क्रैच के लोग उसके लिए गन्स लेके बैठे होंगे या भूखे भेड़िए शायद उसके इंतज़ार में होंगे, पर अंदर ना तो स्क्रैच था ना ही उसके लोग। बस दीवार पे एक नोट टंगा हुआ था जिसमें लिखा था, एजरियल, तुमने मुझे थोड़ी देर के लिए मिस कर दिया। मैं गौथम जा रहा हूँ, तुमसे वही मिलूँगा। तुम्हारा दोस्त निकी। इससे ठीक 11 दिनों बाद स्क्रैच गौथम रिवर के दूसरी तरफ कुछ गार्ड से बात कर रहा था।
वो उन्हें बताता है कि उसे किसी भी तरह गौतम में पहुंचने की ज़रूरत है। वो गार्ड्स कहते हैं कि उनके ऑर्डर्स के हिसाब से वो किसी का भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बिना वहाँ जाने नहीं दे सकते। बदले में स्क्रैच उनसे कहता है गौतम में फंसे हुए उन दुखी और तड़पते हुए लोगों को उसकी ज़रूरत है। वो उन तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता है, एक ऐसा मैसेज जो कि सिर्फ वही दे सकता है। ऐसे ही कुछ देर तक उन गार्ड्स को बहलाने के बाद आखिरकार वो लोग उसे जाने देने के लिए मान जाते हैं। दूर कहीं बैठा एजरियल ये सब कुछ देख रहा था। उसे सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, पर उसे साफ समझ आ रहा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। एजरियल सोचता है कि ये डॉग ही सबसे बेस्ट जगह है स्क्रैच से निपटने के लिए कि तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी एजरियल को बुलाती है। वो बताती है कि उनका नाम मिसेस जैस्पर फ्रेडैंग है और उन्हें किसी भी हालत में गौतम पहुंचने की ज़रूरत है। वो कहती है कि उनकी बेटी मित्सी गौतम में फंसी हुई है और कल सुबह तक वो उससे कॉल पे बात भी कर पा रही थी, पर कल रात से उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मित्सी ने उन्हें बताया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्हें नहीं पता कि वो और किस पे भरोसा करे या किस से मदद मांगे। एजरियल उन्हें कहता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। पर मिसेस फ्रेडैंग कहती है कि उन्हें किसी भी खतरे से फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बेटी को देखना चाहती है। एजरियल एक लकड़ी में आग जला के उसे एक गाड़ी में डाल के डॉग की तरफ ढकेल देता है। गार्ड्स के डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के एजरियल मिसेस फ्रेडैंग को लेके उसी बोट में चढ़ जाता है जिसमें स्क्रैच को गौतम ले जाया जाने वाला था। वहाँ मित्सी और उसका बॉयफ्रेंड बेनी एक बिल्डिंग की छत पे फंसे हुए थे। बेनी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों वहाँ मित्सी की वजह से फंसे हुए थे। बेनी फाइनली डिसाइड करता है कि वो नीचे जाके खाने को कुछ ढूंढेगा, पर मित्सी उसे जाने से मना करती है। वो कहती है कि शायद वो अब भी नीचे मौजूद है, पर बेनी उसकी बातों को अनसुना कर नीचे उतर जाता है। मित्सी कहती है कि वो सीढ़ी वापस नीचे तब फेंकेगी जब वो वापस आएगा। बेनी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि वो उसके पास तो अब वापस आने से रहा, पर तभी साए में से एक बड़ा सा आदमी बाहर आता है, हाथ में चाकू पकड़े हुए। वो बेनी से कहता है, हेलो बेनी, मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? बेनी उससे कहता है, तुम्हें तो वो लड़की चाहिए थी ना, तुम कहो तो मैं उसे अभी नीचे उतार सकता हूँ। वो आदमी बेनी को कहता है, उसकी भी बारी आएगी, पर पहले तुम। वहाँ स्क्रैच गौतम पहुँच चुका था। उसकी बोट किनारे पे लगते ही कुछ लोग हाथ में रॉड्स और चेन लेके उसे और उस बोट को लूटने आते हैं। स्क्रैच उसके साथ जो गार्ड आया था उसे कुछ भी करने से मना करता है, पर उसकी बात ना मानते हुए वो गार्ड एक गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनाई देते ही एजरियल उस लड़ाई को रोकने वहाँ आ खड़ा होता है। एजरियल उन लोगों को लड़ने से मना करता है, पर वो लोग भूख और ठंड से पहले ही अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। एजरियल को उनसे लड़ना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। इस बीच स्क्रैच को मौका दिखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। एजरियल उन लोगों से निपटने के बाद उस गार्ड से पूछता है कि वो ठीक तो है। वो कहता है कि शायद उसका हाथ टूट गया है। तभी उन लोगों में से एक कहता है कि वो पहले एक डॉक्टर हुआ करता था और अगर एजरियल चाहे तो वो उन्हें चेक कर सकता है। सब मामला शांत होने के बाद मिसेस फ्रेडैंग और एजरियल मित्सी को ढूंढने निकलते हैं। वहाँ उस बुगीमैन को मित्सी के फ्लोर तक पहुँचने का एक रास्ता मिल गया था। मित्सी उसे देखते ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मिसेस फ्रेडैंग वो आवाज़ पहचान जाती है। एजरियल एक ही जंप में सीधा मित्सी के फ्लोर तक पहुँच जाता है। वो बुगीमैन एजरियल को देखते ही कहता है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? एजरियल कहता है कि उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी यह है कि या तो वो यहाँ से चुपचाप जा सकता है या उसके हाथों मार खा सकता है। एजरियल और उस बुगीमैन की लड़ाई शुरू होती है। एजरियल को पता था कि वो ये लड़ाई सीधे तरीके से नहीं जीत सकता, पर अगर वो नहीं जीता तो ये उस लड़की और उसकी माँ दोनों को ही मार देगा। एजरियल उसे लड़ते हुए फ्लोर के किनारे तक लेके जाता है और सबसे आखिर में अपने पूरी जोर से एक पंच मार के उसे टॉप फ्लोर से सीधा नीचे गिरा देता है। मिसेस फ्रेडैंग वहाँ पहुँचते ही अपनी जेब से एक गन निकाल के मित्सी की तरफ पॉइंट करके उसे शूट कर देती है और कहती है मित्सी के उस घटिया बेनी के साथ भागने की वजह से उनकी फैमिली का नाम खराब हुआ और उसके कारण उसके पिता को हार्ट अटैक आया, पर वो गोली उन्होंने जानबूझ के मिस कर दी और मित्सी से कहा कि उन्हें बस अपना मन हल्का करने की ज़रूरत थी और जाके मित्सी को गले लगा लेती है। एजरियल मन ही मन सोचता है कि नो मैंस लैंड में एक और रात बीत गई, पर यह रात एक हैप्पी एंडिंग के साथ बीती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई रियली थैंक यू। आज मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।